हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सबको पता ही है कि PYQs की मैंने फ़र्स्ट पार्ट कवर कर दिया है लीगल एनवायरनमेंट ऑफ बिज़नेस का, जिसमें हमने फ़र्स्ट क्वेश्चन जो 20 मार्क्स का है वो कवर कर लिया और जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी हम कवर कर चुके हैं, अच्छे से कवर किया है। उसके जैसे बनने वाले और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, क्या एग्ज़ाम ट्रिक्स रहने वाली है, वो सब चीज़ें हमने डिस्कस करी है। और मुझे लगता है कि अगर आप इसको ही काफ़ी बार देख लेते हैं इसी वीडियोज़ को, तो इतना आपको मैं बोलूँगी माइंड इतना सेट हो जाएगा ना कि आपको कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ मोटिव पास होने का है, अगर आपका मोटिव अच्छे नंबरों से पास होने का है, समझने का है, तो मैंने ना कंसेप्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं, जिसमें एक एक चीज़ इन डेप्थ क्लियर करी हुई है, सो डैट आपके एग्ज़ाम भी अच्छे से जाए। और अगर आपको कुछ UGC NET या इन सब की तैयारी करनी है तो वो भी आपका अच्छे से हो जाए। एंड माई वीडियोज़ आर सेल्फ एफिशिएंट कि आपको वापसी कोई बुक्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई नोट्स रेफरेंस करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ इनफ आई कुड से। अगर स्टिल आपको कुछ लगता है तो आप अपना एक्स्ट्रा देख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। Explore the key provisions of the Negotiable Instruments Act 1881 and their significance in governing negotiable instrument in India. Analyze the different types of negotiable instruments recognized under the Act, including promissory notes, bills of exchange, checks, and discuss their essential characteristics and legal implications. मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है ना, थोड़े से ना हमें ये क्वेश्चंस पढ़ने भी आने चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है और उस टाइम पे हमें आंसर देना क्या है, ठीक है। अब वहाँ पे वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है, पहले वो की प्रोविजंस पूछ रहा है कि हमें ज़रूरत ही क्या है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जैसी बलक को लाने की, ठीक है। सेकंड वो ये पूछ रहा है कि उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, जो भी इसमें डिस्कस हुए हैं उसमें क्या क्या टाइप्स होते हैं। फिर उसमें उसने बता दिया कि प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने के बाद उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं वो एक्सप्लेन करो, और उनके इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं, उनके क्या इंपॉर्टेंस होती है, क्या क्या लीगल उसमें बातें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, रूल्स हैं, वो सब चीज़ें हमें इसमें बतानी है, ठीक है। तो अब आपको क्वेश्चन एक तरीके से सॉर्ट ऑफ ड्राफ्ट जो है आपके माइंड में रेडी हो गया होगा, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है। अब हम आंसर्स की तरफ देखते हैं। की प्रोविजंस हमें बताना है, आप खुद देखो, मैं और बता चुकी हूँ ऑलरेडी। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है कि आप कुछ भी पेमेंट करते वक्त कैश का यूज़ ना करते हुए प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक का यूज़ करते हैं, जिसमें आप एक काइंड ऑफ अनकंडीशनल प्रॉमिस या अनकंडीशनल ऑर्डर, या हम बोल सकते हैं मतलब एक कंडीशन बता देते हैं कि हम कब पेमेंट करने वाले हैं, किस डेट पर, कितना सम ऑफ पेमेंट, काइंड ऑफ एक श्योरिटी मिल जाती है कि ये पेमेंट आपको अभी ना होकर के बाद में मिल जाएगी, ठीक है। वो चीज़ है। अब ये सोचो कि इसका प्रोविज़न रहा क्या होगा। सीधी सी बात है, ईजीली ट्रांसफरेबिलिटी मिल जाती है। मेरे पास पैसे नहीं हैं उस टाइम पर, या मुझे पैसे देने हैं और ठीक है, और मुझे चीज़ खरीदनी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं उसके लिए एक नोट पर लिख के दे दिया, हाँ जी भाई ये पैसे आपको इस फलाना टाइम पे फलाना अमाउंट इस टाइम पे मिल जाएगा, ठीक है। ये काइंड ऑफ मेरे पास एक चीज़ हो गई। अब वो क्या हो गया, मैं उस पैसे को जब भी मेरे पास पैसे आएंगे, जब भी मेरे पास लिक्विडिटी होगी पैसों की, मैं उसको दे दूँगी। तो ईजी ट्रांसफरेबिलिटी होगी, मेरा काम नहीं रुका पैसों की वजह से, ठीक है। रिड्यूसेस द नीड ऑफ द फिजिकल कैश, मुझे कैश अपने पास रखने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं उसी टाइम पर कैश जो है बैंक से निकालूंगी जब मुझे उसकी इमरजेंसी होगी या मुझे एकदम अल्टीमेट नीड होगी, नहीं तो मैं अपना इंटरेस्ट को लूँगी। सो यहाँ पे क्या हो गया, रिड्यूसेस द नीड फॉर द फिजिकल कैश, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेस द राइट्स एंड द लायबिलिटीज़ ऑफ द पार्टीज़। अब जहाँ पे अभी तक क्रेडिटर्स और डेटर्स की क्या लायबिलिटीज़, क्या राइट्स होते थे, वो अभी तक स्टैंडर्डाइज नहीं है। यहाँ पे सब कुछ व्यवहार पे चल रहा था। अब क्या हुआ, ये एक्ट आने के बाद व्यवहार वगैरह सब कुछ हो गया ख़त्म। ये हो गया कि भैया डेटर्स की क्या लायबिलिटीज़ होंगी, ठीक है, क्रेडिटर्स की क्या राइट्स होंगे, ये सब चीज़ें अब डिफाइंड हो गई हैं कि इसको अगर इतने 3 महीने में पैसे देने हैं तो देने हैं, इसको कैश को जो भी चेक है उसको ऑनर करना है तो ऑनर करना है, डिसऑनर होगा तो क्या कंसिक्वेंसेस है, सब कुछ क्लियर है, कोई व्यवहार वाली बात नहीं है, ठीक है। तो किसी का भी राइट और कुछ भी चीज़ें ख़राब नहीं होंगी। फोर्थ आ जाता है हेल्प्स टू मेक द ट्रांजैक्शंस प्रेडिक्टेबल एंड मैनेजेबल। अब आपको अपने खर्चों पे भी कंट्रोल और एक तरीके से आप आइडेंटिफिकेशंस कर सकते हो। आपके पास जितने BOEs पर आए हैं, आपको पता रहेगा कि हाँ जी मुझे इस बंदे से पैसे लेने हैं, आपको एक तरीके सॉर्ट ऑफ जब भी अपन काउंटिंग कर रहे हैं तो
तो बैकअप्स आपके पास हैं कि ये पैसे मेरे को इस सेल्स के अगेंस्ट में यहाँ से मिलेंगे, ये जो भी है आप उसको साथ में लगा के रख सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आप भूल ही जाओ कि पैसे लेने थे, बात कहीं भी बात नहीं रहेगी। यहाँ पर आपके पास प्रेडिक्टेबल सब कुछ चीज़ें और मैनेजेबल है सब कुछ, कि कहाँ से पैसे आने हैं, कहाँ से आ गए, सबका आप रिकॉर्ड कर सकते हो। प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द पेमेंट्स रिसीवेबल्स। अब क्या पेमेंट्स रिसीवेबल्स को एक तरीके से प्रोटेक्शन भी मिल रहा है, जहाँ पर उस बंदे को पैसे नहीं मिलते थे या बात झुठलाती जाती थी कि कौन से पैसे, काय के पैसे, मैं तो खा गया पैसे, जो भी बातें होती थी वो अब बातें नहीं होंगी। क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि आप दिखा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा डॉक्यूमेंटेशन प्रूफिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स। अब आपके पास डॉक्यूमेंटेशंस हैं, प्रूफिंग्स हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर कोई केस वगैरह करना है तो वो भी आप चीज़ इससे कर सकते हो। इफेक्टिवनेस ऑफ द ट्रू अक्रूवल अकाउंटिंग। आपको अब कैश अकाउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, जो कि वो भी इफेक्टिव है नहीं। अब आप अक्रूवल अकाउंटिंग भी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशंस, प्रॉपर सपोर्टिंग्स हैं। ठीक है, 8th आ जाता है स्ट्रेंथनिंग ट्रस्ट इन द चेक ट्रांजेक्शंस। अब उतना चेक ट्रांजेक्शंस में भी हमारा ट्रस्ट बढ़ गया है कि कोई बाउंसिंग वगैरह नहीं होगा, क्योंकि कंसिक्वेंसेस हैं। एक पूरा लॉ बन गया है कि अगर बाउंस हुआ या डिसऑनर हुआ चेक का, तो जो भी पेयर है उसके ऊपर क्या क्या कंसिक्वेंसेस होने वाले हैं। ठीक है, फुल प्रूफ इसमें एविडेंसेस रहते हैं कि क्या चीज़ हमारी कब कैसे होंगी, सब चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी एविडेंस हैं। इंक्रीज़ द इफेक्टिवनेस ऑफ द फंड मैनेजमेंट। और फंड मैनेजमेंट भी हमारी अच्छे से हो सकती है। मुझे अगर कहीं इन्वेस्टमेंट करना है या अपने फंड को फर्दर फ्लोज का चेक करना है, तो वो भी मैं चेक कर सकती हूँ कि कब पैसा मेरे को कौन से टाइम में आएगा, कब मैं कौन सा पैसा इन्वेस्टमेंट में लगा सकती हूँ। सब चीज़ें मुझे ये मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पूछा था, तो वो तो देखो प्रॉमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक्स हैं। अब उसको भी क्या कहते हैं, देखो डिफ़ाइन लिखनी है। डिफ़ाइन लिखने में जो वर्ड्स हैं उस पर ध्यान ज़्यादा देना है। डिफ़ाइन आप कुछ भी लिख दो, अगर आपने वर्ड्स वो वाले लिखे हैं ना, कोई नंबर आपके काट ही नहीं सकता है। वर्ड्स कौन कौन से हैं वो अब सुन लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट, अनकंडीशनल प्रॉमिस नोट प्रिपेयर बाय द पेयर टू पे अबाउट द सर्टेन सम ऑन स्पेसिफिक डेट ऑफ पेमेंट विद हिज साइन टू ऑथेंटिकेट द डॉक्यूमेंट। क्या होता है, ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस होता है। कोई कंडीशन नहीं है कि आप ये करोगे तो भैया जो करना था, जो सब कुछ था वो हो चुका, वो कॉन्ट्रैक्ट में था। अब क्या है, अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको ये पैसे दूंगा। ठीक है, ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है। ठीक है, दूसरी चीज़ उसमें मैंने क्या चीज़ मेंशन करी है, कितने अमाउंट देना है। सर्टेन अमाउंट इज़ बीइंग स्पेसिफाइड देयर। ठीक है, डेट ऑफ द पेमेंट, पेमेंट भी वहाँ पे मैंने स्पेसिफाई करके रखी है कि कौन सी डेट को मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है, साइन भी करा हुआ है कि कोई ऐसा ना बोल दे कि ये तो मैंने बना के दिया ही नहीं, कोई किसी और ने बना के दिया है। साइन भी मेरे ही होंगे अगर मेरे को आपको पैसे देने हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं प्रॉमिसरी नोट में। क्या? अनकंडीशनल प्रॉमिस, सर्टेन सम, डेट ऑफ पेमेंट एंड द साइन ऑफ द ड्रॉअर। ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आ जाते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, दिस इज़ देन ऑर्डर। ये अब ऑर्डर है, वो था प्रॉमिस, क्योंकि वो खुद ही बंदा बना रहा है जिसको देना है, और वो एक तरीके से प्रॉमिस वो चीज़ बना के दे रहा है। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ऑर्डर है। ठीक है, आदेश दिया जा रहा है, काइंड ऑफ समझ लो आप। ठीक है, ऑर्डर फ्रॉम द प्रिपेयर टू क्रेडिटर, जिसने पैसे लिए हैं उधार पे। ठीक है, तो उससे कहते हैं उसको दिया जा रहा है, मतलब प्रिपेयर बना के दे रहा है। ठीक है, जो क्रेडिटर है जिससे वो पैसे लेने हैं, बाय मेंशनिंग द सर्टेन अमाउंट। वो उसमें क्या मेंशन कर रहा है, सर्टेन अमाउंट बना के दे रहा है, अमाउंट डाल के उसमें मेंशन कर रहा है। ठीक है, उसमें ये बता रहा है कि वो अमाउंट जो है वो किसको रिसीव्ड होंगे, रिसीव्ड बाय द पेई, किसी और थर्ड पर्सन को यहाँ पे रिसीव होने वाले हैं। और ये ऑर्डर किसको दे रहा है, वो ड्रॉई जो ड्रॉई ठीक है, ड्रॉई को, जिसको पैसे देने हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक डेट, साइन, जो भी जो एक्सेप्ट करेगा, जिसको पैसे देने हैं उससे साइन ले रहे हैं। ऊपर वाले में साइन जिसको देने थे पैसे वो खुद ही बना साइन करके दे रहा था। यहाँ पर जिसको पैसे लेने हैं वो बना रहा है, और जिसको पैसे देने हैं उससे साइन एज ए एक्सेप्टेंस करवा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 पार्टीज़ हैं, ड्रॉअर, प्रिपेयर जो कि क्रेडिटर जिसको पैसे लेने हैं। ठीक है, ड्रॉई पेयर विल साइन, जो अपनी एक्सेप्टेंस देगा कि हाँ ठीक है आपने लिख दिया, ये पैसे मैं आपको फलाना दिन में दे दूंगा। ठीक है, पे जिसको बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको देने के लिए बोला है, उसने बोला मेरे को मत दे, उधार मेरा है बट मेरे को ना दे, मेरे बदले किसको दे दे, किसी थर्ड पर्सन को दे दे। बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो भी बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा उस टाइम पर, विल गेट द बेनिफिट।
आगे बात समझ, ये हो गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चेक में आ जाते हैं। चेक में क्या है, दिस इज़ अनदर टाइप ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बट यहाँ पर हम ऑर्डर किसको देते हैं, बैंक को। हम यहाँ पे ऑर्डर देते हैं बैंक को कि बैंक सर्टेन सम अमाउंट जो है वो देना है, स्पेसिफिक डेट या डिमांड, जब भी वो पैसे लेने के लिए एनकैश कराने के लिए आए उस पर देना है, ठीक है। कौन दे और किसकी डिमांड पे देना है, पेई की डिमांड पे, जो भी मांगने आए जिसके पास भी वो होगा। अब चेक में बहुत सारे टाइप्स होते हैं, क्रॉस चेक, स्पेसिफिक क्रॉस, वो मुझे पता है आपको आता है, ठीक है। सो अगर आप कमेंट करोगे तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ड्रॉअर यहाँ पे है अकाउंट होल्डर, जिसके अकाउंट से पैसे जाएंगे। ड्रॉई यहाँ पर है बैंक, ऑर्डर मिला किसको है, बैंक को, बैंक देने वाला पैसे, ठीक है। पेई कौन है यहाँ पे, बेनिफिशियरी, जो भी उस टाइम पर होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट होगा, जो भी क्लेम करने आएगा पैसे, जो भी एनकेश कराने आएगा पैसे, वो यहाँ पर पेई हो जाएगा, बेनिफिशियरी हो जाएगा, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दिस इज़ इन राइटिंग, ये राइटिंग में होता है, ये अनकंडीशनल होता है, सर्टेन सम ऑफ अमाउंट जो है वो उसमें लिखा होता है कि क्या देने वाले हैं हम पैसे इसमें। पेबल ऑन द फ्यूचर डेट, फ्यूचर डेट में, फ्यूचर डिमांड में दिया जाता है। इसमें साइन होना ज़रूरी होता है, और ये इसमें ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड होती है। मुझे पैसे लेने थे, बट अब क्या है, मुझे भी किसी को आगे पैसे देने हैं, तो पैसे ना दे करके मैंने उसी को ही, उसी डॉक्यूमेंट को आगे फर्दर पास कर दिया, वो होती है ट्रांसफरेबिलिटी, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लीगल इम्प्लीकेशंस में। इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं, कि इसमें डिफाइंड वेरियस लाइबिलिटीज़ एंड द राइट्स ऑफ द पार्टीज़। लाइबिलिटीज़ एंड राइट्स जो है हर पार्टीज़ के डिफाइन हो रखी है, उस हिसाब से करना है। डिसऑनर के कंसिक्वेंसेस भी यहाँ पर मेंशन हैं कि अगर नॉन एक्सेप्टेंस होता है या नॉन पेमेंट होता है तो क्या क्या कंसिक्वेंसेस हैं इस लीगल एक्ट में, ठीक है। सो नोटिस ऑफ द डिसऑनर क्या है कि भैया पहले नोटिस डिलीवर हो जाना चाहिए टाइमली, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं पेई के द्वारा कि भैया टाइमली, या ड्रॉयर के द्वारा एक नोटिस जो है टाइमली पहले चले जाना चाहिए कि भैया ये पैसे आप देने के लिए लायबल हो, डिसऑनर से पहले, ठीक है। क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ उसमें आ जाती हैं, अगर वो डिसऑनर ऑफ द चेक्स होता है या बाउंस हो जाता है तो उसके ऊपर क्रिमिनल लाइबिलिटीज़ या पेनल्टीज़ भी होती हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, डिस्कस द राइट्स ड्यूटीज़ लाइबिलिटीज़ ऑफ द पार्टनर्स एंड प्रिस्क्राइब्ड अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 and explain the legal remedies available to partners and third parties in case of the breach of the partnership agreement and misconduct by partners। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया राइट्स, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज़ ये सब तो बता दो पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से पार्टनर्स की, ठीक है। साथ में मुझे लीगल रेमेडीज़ बता दो कि अगर कोई केस या कुछ एग्रीमेंट्स में प्रॉब्लम होती है पार्टनरशिप के विद इन एग्रीमेंट्स में, या थर्ड पार्टी के साथ कुछ प्रॉब्लम होती है तो चलो वो बता देते हैं। पहले तो हमें पार्टनरशिप एक्ट को उसमें बता देंगे। पार्टनरशिप एक्ट में क्या होता है, इसमें एक तरीके से रिलेशन बताया जाता है, अ रिलेशन अमंग द पार्टनर्स हु हैव agreed upon share the profits of business carried by all or any of them एक्टिंग फॉर ऑल। इसमें देखो जो चीज़ आपको बतानी है क्या होता है, एक तो ये रिलेशन होता है, इसमें एक तो हमारा एग्रीड अपॉन द शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स होता है कि क्या क्या प्रॉफिट के शेयर्स कैसे कैसे बटेंगे। साथ में ये होता है कि जो भी बिज़नेस जो चला रहा है वो या तो सबके लिए चलाएगा या सब पूरे बिज़नेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है, ये चीज़ होती है। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स में आ जाता है राइट्स टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने के उसके पास पूरे राइट हैं, अगर वो चाहे तो वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। ही हैज़ राइट टू एक्सप्रेस द ओपिनियन, उसके पास कोई आइडिया है पार्टनरशिप फर्म को ग्रोथ पे ले जाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, तो वो बता सकता है। राइट टू एक्सेस द बुक्स एंड अकाउंट्स, वो बुक्स वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि हाँ भाई क्या स्टेटस है, क्या हम प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन है हमारी, सब चीज़ें वो चेक कर सकता है, ठीक है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स को भी वो शेयर कर सकता है, ठीक है। राइट टू बी इंडेमनीफाइड शायद नया वर्ड होगा, बट ये क्या होता है, प्रोटेक्शन होती है, ठीक है। सो अब अगर उसने कुछ भी एक्शन ले लिया, ठीक है, तो उसने कुछ भी आइडिया बताया था कि हमें ये आइडिया कर लेते हैं जिससे हमारा पार्टनरशिप फर्म में इतनी ऐसे ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है, उसने अच्छे इंटेंशन से बताया था आइडिया, बट किसी कारणवश वो जो था आइडिया वो फेल हो गया, तो हर कोई उसको आगे नहीं बोल सकता कि भाई तेरी वजह से हमारे फेल हो गया तो अब तो हम नुकसान हम नहीं उठाएंगे, तू अपने से पैसे लेकर के और फिर नुकसान की भरपाई कर, नहीं। अब क्या है, फर्म के लिए उसने जो
काम किया था, जो सजेशन दिया था, दैट वाज विद गुड फेथ, ठीक है, उसने अपन अच्छाई से किया था ये काम। तो जो फर्म है, फर्म उसके एक्शंस के लिए जो भी खर्चा पानी होगा वो फर्म के पैसे से, जो भी कैपिटल लगाई है सब पार्टनर्स ने, उसमें से जाएगा, ठीक है। सो ये इंडेमनीफाई का राइट होता है। राइट टू प्रिवेंट द एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर, अगर वो चाहे तो वो किसी न्यू पार्टनर को अगर एडमिट नहीं करना चाहता तो वो उसको भी रोक सकता है, ठीक है, प्रिवेंट कर सकता है। राइट टू गेट रिटायरमेंट, वो चाहता है रिटायरमेंट लेना पार्टनरशिप से, तो वो रिटायरमेंट भी ले सकता है। अब ड्यूटीज़ में क्या है, ड्यूटीज़ देख लेते हैं। कैरी ऑन द बिजनेस फॉर द कॉमन एडवांटेज, कॉमन एडवांटेज के लिए वो बिज़नेस कैरी करना चाहता है। टू रेंडर ट्रू अकाउंट्स, वो ट्रू अकाउंट्स अगर वो देखना चाहे, ठीक है, शो करना हो तो वो उसकी ड्यूटी होती है कि वो ट्रू अकाउंट्स ही दिखाए। टू इंडेमनिटी द फर्म फ्रॉम द फ्रॉड, फ्रॉड होने से इंडेमनीफाई करे, उसकी ड्यूटी है कि भैया वो साउंड पर्सन है, ये उसकी ड्यूटी है कि वो फर्म को फ्रॉड होने से बचाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो खुद ही फ्रॉड में मिला और फिर बाद में बोल दे अरे मेरे पास तो राइट है, मैं कुछ भी गलत काम करूँगा, पैसे उसमें देंगे। अगर पकड़ा गया कि भैया ये इंटेंशनली था तो भैया ये आपकी गलती है, ये आप इसमें भरपाई दोगे फिर, ठीक है। सो ड्यूटीज़ टू नॉट टू कम्पीट विद द फर्म, और अपनी फर्म के ही सामने कंपटीशन नहीं करना, ठीक है। टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म के लिए ही एक्सक्लूसिवली उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ करना। टू एक्ट विद इन द अथॉरिटी, जो अथॉरिटी है उसी के अथॉरिटी के हिसाब से काम करना। लायबिलिटीज़ क्या होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, कुछ भी अगर नुकसान होता है उसकी भरपाई के लिए सारे पार्टनर्स अनलिमिटेड लेवल पे लायबल होते हैं, उनका सब कुछ बिक जाएगा अगर डिसोल्यूशन या इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म होती है तो, ठीक है। जॉइंट एंड सेवरल लायबिलिटी होती है, हर एक बंदे की होगी, हर एक पार्टनर की लायबिलिटी होगी, ठीक है। लायबिलिटी फॉर द रॉन्गफुल एक्ट, अगर कोई रॉन्गफुल एक्ट हुआ, कुछ गलती करी, उसके लिए भी लायबिलिटी है। लायबिलिटी फॉर द मिस एप्लीकेशन ऑफ द मनी, मनी था फर्म का, उसको गलत तरीके से यूज़ किया, उसके लिए भी लायबिलिटी पार्टनर्स की होंगी। लीगल रेमेडीज़ क्या मिलती हैं अगर पार्टनर्स आपस में ही लड़ाई वड़ाई कर देते हैं, तो भैया क्या लीगल हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं उनके लिए। सूट फॉर द डिसोल्यूशन, वो केस डाल सकते हैं कि हमें अब पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना है, हमें कंटिन्यू नहीं करना। सूट फॉर द अकाउंट्स, हमें अकाउंट्स चेक करने हैं, अकाउंट्स में कुछ भाई हेर फेर हो रहा है तो हमें चेक करना है, तो उसके लिए केस कर सकते हैं। सूट फॉर द इंजेक्शन, इंजेक्शन क्या होता है, रिस्ट्रेन, ठीक है, रिस्ट्रेन होता है यहाँ पर रोकना। अगर उसको कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई चीज़ है, कोई एक्शन ऐसे कोई पार्टनर करने वाला है जिससे उस फर्म की के लिए अनफेवरेबल हो सकता है, सो उनके पास राइट है कि वो केस कर सकते हैं उस प्रैक्टिस को रिस्ट्रेन करने के लिए, इंजेक्शन करने के लिए, ठीक है। सूट फॉर द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए अगर वो करवानी ज़रूरी है तो उसके लिए भी केस कर सकते हैं। सूट फॉर द डैमेजेस एंड द कंपेंसेशन, कोई भी डैमेजेस या कंपेंसेशन हुए तो उसके लिए भी केस डाला जा सकता है। फॉर थर्ड पार्टी अगेंस्ट द फर्म, अब थर्ड पार्टी है जो फर्म के अगेंस्ट है पूरी ऑल ओवर, ठीक है। अभी तक ये आपस में अंदर ही लड़ रहे थे, अब बाहर का बंदा आ गया तो क्या होगा, सूट फॉर द रिकवरी ऑफ द डेट्स, बाहर के बंदे को अगर कुछ करना है तो क्या कर सकता है भैया, अपना भरपाई के लिए वो कर सकता है, केस डाल सकता है। सूट फॉर द डैमेजेस, एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स करवा सकता है, ठीक है। एनालाइज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट फॉर द बोर्ड compositions, डायरेक्टर क्वालिफिकेशंस एंड द बोर्ड कमिटीज़, एग्जामिन द रोल एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स इन ओवरसीइंग कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड प्रोटेक्टिंग शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। क्या पूछ रहा है वो पूछ रहा है भैया स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स बता दो किस क्या क्या होती हैं, बोर्ड कंपोजिशन के लिए डायरेक्टर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके लिए, बोर्ड कमिटीज़ के लिए, रोल्स के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए डायरेक्टर्स की, और क्या क्या वो काम करते हैं टू प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, ठीक है। इससे आपको समझ आना चाहिए, ये आपका कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है, तो आंसर में भी आपने कुछ उस तरीके से ही आंसर करना है, ठीक है। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, सबसे पहले ये लिख देना है, हम पहचान गए ये तो कंपनीज एक्ट 2013 है, ये मेंशन कर देना है कि चेकर समझ जाए कि आप समझदार बच्चे हो, ठीक है। सो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, आपने एक तरह से दिल जीत लिया यहाँ पर, ठीक है, अगर आपने लिख दिया तो।
बोर्ड कॉम्पोजिशन में यहाँ पे आपने बताना है कि मिनिमम और मैक्सिमम डायरेक्टर्स कितने हो सकते हैं। मिनिमम की अगर बात करें तो प्राइवेट कंपनी में 2 तो होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में 3 होने चाहिए। मैक्सिमम जो है वो 15 हो सकते हैं बाय द स्पेशल रेजोल्यूशन के साथ मैक्सिमम डायरेक्टर्स 15 हो सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं रेजिडेंट ऑफ द डायरेक्टर। डायरेक्टर रेजिडेंट कहाँ का होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब जो रेजिडेंट डायरेक्टर है वो कितने होने चाहिए, एटलीस्ट एक डायरेक्टर तो होना ही चाहिए। साथ में वो ये पूछ रहे हैं कि डायरेक्टर वही बन सकता है मस्ट हैव स्टेड 182 डेज इन प्रीवियस कैलेंडर ईयर इन इंडिया। प्रीवियस कैलेंडर ईयर में, फाइनेंशियल ईयर नहीं है ये, कैलेंडर ईयर है, जनवरी टू दिसंबर की बात हो रही है, उसमें 182 डेज़ वो इंडिया में रहा होना चाहिए तो ही वो बन सकता है रेजिडेंट डायरेक्टर। वुमेन डायरेक्टर की बात है तो भाई लिस्टेड हो कोई कंपनी, पब्लिक कंपनी हो, मस्ट हैव 1 वुमेन डायरेक्टर। भैया एक वुमेन डायरेक्टर ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हमारे पास 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर होने चाहिए। अगर जैसे 15 ही है तो 1/3 ऑफ द 15 क्या हो गया, 5 डायरेक्टर्स तो आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने ही चाहिए। रोल इज़ टू प्रोवाइड द ऑब्जेक्टिव जजमेंट, एंश्योर द इंटीग्रिटी एंड प्रोटेक्ट द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स। इनका काम क्या क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव जजमेंट दे दें, इंटीग्रिटी की ध्यान रखें और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनका भी ध्यान रखें, उनके इंटरेस्ट का ध्यान रखें। ठीक है, एग्जीक्यूटिव वर्सेस नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये जो है इनका जो प्रोपोर्शन है ये मिक्स हो सकता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वो होते हैं जो डे टू डेली टास्क्स, जो चीज़ें होती हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं कंपनीज़ की, उसको मैनेज करते हैं। और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं दे जस्ट प्रोवाइड द हम बोल सकते हैं ओवरसाइट्स और द स्ट्रैटेजीज़ के लिए जो भी हमें हेल्प करते हैं वो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ज़्यादा करते हैं। डायरेक्टर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होने चाहिए, पहले तो उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, DIN होना चाहिए उनके पास, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। फिर वो मेजर होने चाहिए, मिनिमम एज ऑफ 18 ईयर्स होनी चाहिए, साउंड माइंड होनी चाहिए, सॉल्वेंसी उनके पास होनी चाहिए। भैया डायरेक्टर बना रहे हो, छोटी मोटी बात नहीं है, तो साउंड माइंड होना चाहिए, सॉल्वेंसी उसके पास होनी चाहिए। मस्ट नॉट कन्विक्टेड ऑफ ऑफेंस और द इम्प्रिजनमेंट फॉर अ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 3 फाइनेंशियल ईयर्स। वो कभी भी मतलब एक तरीके से क्रिमिनल कंसिडर नहीं होना चाहिए लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में। ठीक है, तो वो जो पर्सन है डेट कुड बी क्वालिफाइड फॉर डायरेक्टर। ठीक है, बोर्ड कमेटी का अगर हम देखें तो बोर्ड कमेटी में ऑडिट कमेटी होती है, मतलब बोर्ड कमेटीज़ क्या क्या हो सकती है, ऑडिट कमेटी होती है जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब चीज़ें देखती है, फाइनेंशियल लेवल पे जो भी ऑडिट वगैरह होते हैं। नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी होती है जो कि रिम्यूनरेशन पॉलिसीज़ हो गई, एम्प्लॉयज़ की सब चीज़ें उन सब पे ध्यान देती हैं। ठीक है, कितना बोनस देना है, सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमेटी होती है जो कि स्टेक होल्डर्स जो भी हैं, ठीक है, वेदर दे आर इन्वेस्टर्स, ठीक है, या कोई भी अगर हम हैं तो उन सब के लिए क्या क्या रिलेशनशिप या क्या क्या ज़रूरत है, उनका क्या इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों को एनालिसिस करती हैं। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए कमेटी होती है कि भैया कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हमें अपना फ्यूचर अगर सिक्योर करना है तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान इसी पे देना है। तो उसके लिए जो कमेटी होती है जो सब चीज़ का ध्यान रखती है उनको हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी कहते हैं। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द डायरेक्टर्स हमारे आ जाते हैं। अब ये देखो क्या हो सकते हैं, ये खुद से कितने अच्छे तरीके से आप इसे लिख सकते हो ना अच्छे से भर के। इसमें ये यहाँ पे है मस्ट एक्ट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी। ठीक है भैया, बेस्ट इंटरेस्ट मतलब कंपनी के अच्छे इंटरेस्ट के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए ये जो काम करते हैं। ठीक है, ड्यूटीज़ टू एक्सरसाइज डिलीजेंस ऑफ द कंपनी कि भैया केयर, कंपनी के केयर हो, डिलीजेंस हो, इन सबका ध्यान रखते हैं। स्ट्रेटेजिक गाइडेंस देते हैं, मॉनिटरिंग द परफॉर्मेंस होती है, रिस्क मैनेजमेंट होता है, कंप्लायंस इंश्योरेंस होती है, इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी, प्रॉपर डिस्क्लोजर, इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट, सब चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, मुझे लगता ही नहीं इसमें मैंने कुछ बताया, ये तो टोटली अंडरस्टूड था। ठीक है, हाँ, जहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है वो आपको थोड़ा सा ये वाला पोर्शन है हमारा, ठीक है, जिसमें हमें बोर्ड कॉम्पोजिशंस में ध्यान देना है। वो भी अगर मैंने जिस हिसाब से बताया, मुझे लगता है अगर आप एक बारी और देख लोगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर की क्वालिफिकेशंस में ध्यान देना है। ये दोनों तो आपने मतलब अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा, अगर आपने मेरी इतनी बारी वीडियोज़ देख चुके हो तो पुरानी भी, तो ये तो आपको पता चली होगी लिखना है। सिर्फ एक डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर और ध्यान रख लेना बस।
ठीक है, चलो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि व्हाट दे डू एक्चुअली फॉर प्रोटेक्टिंग द शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट। तो ये क्या करते हैं भाई, देखो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट क्या है भैया, उसके जो वैल्यू है, शेयर होल्डर की वैल्यू है, उसको मैक्सिमाइज़ कर दो। ठीक है, फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्विटेबिलिटी दे दो उसको, ट्रांसपेरेंसी दे दो कि भैया अगर नुकसान है तो बता दो, प्रॉफिट्स है तो कितने प्रॉफिट है वो बता दो, ट्रांसपेरेंसी रखो, अकाउंटेबिलिटी दे दो कि भैया हम अभी हमारा नुकसान है बट हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉफिट नेक्स्ट टाइम पे दे दें। ठीक है, रिजॉल्विंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द इंटरेस्ट, कुछ भी अगर उनके कोई कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं उनके इंटरेस्ट में तो उसको रिजॉल्व करो। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी का मैनेजमेंट करो कि ऐसे ही नहीं कि हम आप बार बार जो भी प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, बट आपको डिविडेंड भी देखना चाहिए कि डिविडेंड दो कि जिससे उनका इंटरेस्ट जो है उस कंपनी के साथ बना रहे। तो ओवरऑल ये क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, बट जिस हिसाब से मुझे लगता है मैंने समझाया है अब ये भी इतना डिफिकल्ट नहीं था। चलो क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। डिस्कस द रोल एंड द फंक्शन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कमीशन ऑफ इंडिया CCI, Competition Commission of India CCI, in enforcing the provision of Competition Act 2002, including the investigations of anti-competitive conduct, abusive of a dominant position, imposition of penalties, and promotion of fair competition in marketplace। इसमें क्या है कि CCI क्या क्या फंक्शंस करती हैं इसको एक्सप्लेन करना है, ये सारी उसके फंक्शंस है काइंड ऑफ। ठीक है, तो हमें उसे एक्सप्लेन करना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्यों करती हैं, ये सब चीज़ें हमें समझानी है। ठीक है, तो कंपटीशन एक्ट 2002 रिप्लेस्ड द मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस MRTP। ये जो हमारा कंपटीशन एक्ट है ये एक्चुअली रिप्लेस हुआ है रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड जो भी था, मतलब एक तरह से रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस थी उन सब के उसमें। इसका मोटिव क्या था कि कर्बिंग द मोनोपोलीज को हटाने से अच्छा है कि हम कंपटीशन को ही इंक्रीज़ कर दें। बात एक ही है, किसी को रोकने से अच्छा है अच्छी चीज़ें आप बढ़ा दो तो बुरी चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी, मतलब इनका गांधी जी वाला मोटिव था। ठीक है, सो रोल एंड फंक्शन ऑफ द CCI क्या है, प्रिवेंट द प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशंस, तो जो भी एडवर्स इफेक्ट देती है हमारे कंपटीशंस के लिए तो उसको प्रिवेंट करना। टू प्रमोट एंड सस्टेन द कंपटीशन, कि हमारा कंपटीशन अच्छे से चलता रहे मार्केट में। ठीक है, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए भी ध्यान रखना। इंश्योर द फ्रीडम ऑफ द ट्रेड, ठीक है, कि मतलब फ्रीडम हो ट्रेड के लिए, कोई भी दिक्कत वगैरह ना हो। ठीक है, इंक्वायरीज इनटू द एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट, जो भी एंटी कम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स है, ये मर्जर्स हो रहे हैं, कार्टेल्स बन रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, ठीक है, एक्विजिशंस हो रहे हैं, तो उसकी इंक्वायरीज करना। ठीक है, कि क्या नीड है, क्या सब चीज़ें हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें इंक्वायरीज करना। रिव्यू एंड अप्रूव द रिजेक्ट मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, मतलब रिव्यू करना। ठीक है, और अगर अप्रूव भी करना है रिजेक्ट भी करना। अगर नीड है, मार्केट के लिए बेनिफिट करेगा तो अप्रूव करना, अगर मार्केट के लिए बेनिफिट नहीं करेगा, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, उसके लिए कोई दिक्कत करेगा, रिजेक्ट कर देना। ठीक है, प्रमोट कल्चर ऑफ अ कंपटीशन थ्रू रिसर्च अवेयरनेस प्रोग्राम्स एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंपटीशन पॉलिसीज़, एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस ये सब फैलाना कि गवर्नमेंट कंपटीशन पॉलिसीज़ के लिए क्या क्या कर रही है। ठीक है, इंटरनेशनल कॉम्पटिशन करना, तो ये सब रोल्स एंड फंक्शंस हैं। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफ एंटी कम्पिटिटिव कंडक्ट होता क्यों है, क्यों करना पड़ता है। तो एक्चुअल में ना CCI जो है इन्वेस्टिगेट करती है कि क्या क्या एग्रीमेंट्स हैं ये कार्टेल्स के, प्राइस फिक्सिंग के, एक्सक्लूसिव सप्लायर एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के, तो इन सब के ऊपर वो इन्वेस्टिगेशंस करती है। ठीक है, एंड इट इनिशिएट्स सुमोटो यहाँ पे क्या है कि या तो वो खुद से अपना रिसर्च वगैरह कर लेती है, या अगर उनको कुछ लीड मिलती है, लीड मतलब जैसे कि इन्फॉर्मेशंस मिलती है कि इन्होंने कुछ ऐसी सेटिंग कर रही है कि जो सप्लायर है वो सिर्फ सोलली इनको ही देगा सामान। ठीक है, या मार्केट में कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, अगर उसी को इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो उस बेसिस पे भी इन्वेस्टिगेशंस अपनी शुरू कर देते हैं। ठीक है, सेकंड आ जाता है अब्यूज़ ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। अब डोमिनेंट पोजीशन जब आ जाती है, मोनोपोली आ जाती है किसी के पास मार्केट में, तो वो ना अब्यूसिव हो जाता है काइंड ऑफ थिंग, मतलब वो हार्मफुल हो जाता है पूरे ऑल ओवर द मार्केट के लिए। तो वो कैसे हो जाता है वो यहाँ पर है, एक्ट प्रोहिबिट्स द एंटरप्राइजेज फ्रॉम अब्यूसिंग देयर डोमिनेंट पोजीशन इन रेलिवेंट मार्केट। रेलिवेंट मार्केट में ये वाला जो एक्ट है, कोई भी डोमिनेंट पोजीशन में रहकर अब्यूज़ ना करे तो उसको ये प्रोहिबिट करता है, मना करता है। ठीक है, अब अब्यूज़ होता कैसे है, इम्पोजिंग ऑफ अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्राइसेस, कि कुछ भी बढ़ा करके चढ़ा करके प्राइसेस बना दिए।
ठीक है, वो काइंड ऑफ अब्यूज़ है। ठीक है, लिमिटिंग द प्रोडक्शन जानबूझ के लिमिट करती है। सर कैसे, आपको पता ही है कि स्कार्सिटी जैसी आ जाती है तो एक तरीके से फेवरेबल सिचुएशन हो जाती है सप्लायर्स के लिए। तो आप आर्टिफिशियली स्कार्सिटी अगर मार्केट में बना रहे हो तो वो गलत है ना। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया CCI इन्वेस्टिगेशन सच एज अब्यूसेस एंड टेक द रिमेडियल एक्शन। जो भी CCI होती है वो इन्वेस्टिगेट करती है क्या क्या ये सब चीज़ें हैं और उसका रिमेडियल एक्शन लेती है। ठीक है, ठीक है। तो अब इसी के बाद आ जाता है रेगुलेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन मर्जर एंड एक्विजिशन। CCI receives the merger and acquisitions that exceed the specified asset and the turnover threshold। अब ये रेगुलेशन बनाया गया कि कि भैया चेक करा जाए जो कॉम्बिनेशंस हो रहे हैं ना मर्जर एक्विजिशंस के लिए, तो उनको चेक किया जाए कि जो भी ये स्पेसिफाइड एसेट्स हैं या टर्नओवर की जो है वो अगर थ्रेशोल्ड एक्सीड हो जाती है, ज़्यादा अगर इनका टर्नओवर वगैरह हो जाता है तो उसके ऊपर ये क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं। गोल इज़ टू प्रिवेंट द कॉम्बिनेशन विच डज एडवर्स इफेक्ट ऑन द मार्केट। और इसमें गोल हमारा क्या होता है CCI का कि जो भी कॉम्बिनेशंस है अगर उनकी वजह से कुछ भी एडवर्स इफेक्ट आ रहा है मार्केट में तो उसको रोक दिया जाए। ठीक है, इम्पोजिशन ऑफ द पेनल्टीज़, ये क्या पेनल्टीज़ लगा देता है इन सब चीज़ों में अगर उसको कुछ भी इलीगल होता हुआ दिखता है इन सब केस में। तो CCI कैन पुट पेनल्टीज़ अप टू 10% ऑफ द एवरेज टर्नओवर ऑफ द एंटरप्राइजेस। जो भी उसने एवरेज टर्नओवर उसने करा है फॉर द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर्स, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स का जो भी टर्नओवर का एवरेज है उसका 10% तक वो पेनल्टी उस पर लगा सकता है। और कार्टेल के केसेस में क्या कर सकता है वो कि जो प्रॉफिट है उसका 3 टाइम्स या 10% ऑफ द टर्नओवर जो भी उसमें से ज़्यादा होगा वो पेनल्टी लगा सकता है। ये नोट है कि अगर पेनल्टी का अधेरेंस नहीं होता है सो नॉन कंप्लायंस विद इट्स ऑर्डर्स एंड डायरेक्शंस लीड्स फर्दर पेनल्टीज़ कैन बी इम्पोज्ड। उससे क्या होता है जो भी फर्दर पेनल्टीज़ हैं वो चार्ज की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रमोशन ऑफ फेयर कंपटीशन इन मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में कंपटीशन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं CCI प्रोटेक्ट्स द कंपटीटिव बिहेवियर का वो ध्यान रखते हैं, एजुकेट करते हैं बिजनेसेस को एंड कंज्यूमर्स को कंपटीशन पॉलिसीज़ के बारे में। इट एनकरेजेस इनोवेशन एफिशिएंसी, जो भी इनोवेशन है उसकी क्या एफिशिएंसीज़ हैं इन सब के ऊपर ध्यान देते हैं कि भैया अगर इनोवेशन होगा तो मार्केट में हम बोल सकते हैं हेल्दी कंपटीशन इंक्रीज़ होगा। ठीक है, लीड्स कंज्यूमर वेलफेयर, क्योंकि अगर कंपटीशन होगा तो कंज्यूमर्स को भी बहुत अच्छे वेरिएशंस मिलेंगे, उनकी चॉइस की कदर होगी तो उनकी वेलफेयर इंक्रीज़ हो जाएगी, हेल्दी कंपिटिटिव मार्केट प्लेस बन जाएगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लोर द ऑब्जेक्टिव एंड द सिग्निफिकेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA 1999 in regulatory and managing the foreign exchange in India, analyze the historical context and the rationale behind the enactment of FEMA and discuss its role in primary stability, transparency and efficiency in foreign exchange market। ठीक है, अब यहाँ पर उसमें क्या क्या पहले बताना है कि भैया व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ FEMA 1999, क्या ज़रूरत क्या थी। ठीक है, मतलब उससे हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इससे क्या हुआ कि एक स्टैंडर्ड लॉ बन गया फॉरेन एक्सचेंज के लिए। फर्स्ट तो ये है, ये चीज़ आप हर किसी के लिए ले सकते हो। ठीक है, कि स्टैंडर्ड लॉ बन गया, आप ये हर किसी एक्ट के लिए ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि लॉ किसी ना किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए तो है ही, तो ये चीज़ आपके लिए सबके लिए कॉमन हो जाएगी। टू फैसिलिटेट एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स, कि एक्सटर्नल ट्रेड और पेमेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए। टू ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इन इंडिया, कि जो भी डेवलपमेंट है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट वो इंडिया में अच्छे से डेवलप हो पाए, ग्रोथ हो पाए। ठीक है, इस सब के लिए सिग्निफिकेंस क्या हुआ है कि जो ये मैनेजमेंट हुई है, रेगुलेटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हुई है, उससे सिग्निफिकेंस क्या हुआ है कि FEMA 1999 जो है वो रिप्लेस हुआ है FERA। ठीक है, 1973, जिसमें मैंने जिस हिसाब से दिखाया वैसे भी दिखा सकते हो कि M इज़ गेट रिप्लेस्ड बाय R इज़ गेट रिप्लेस्ड बाय M। ठीक है, यहाँ पे R जो था वो रिस्ट्रिक्टिव था। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव से M मैनेजमेंट में हुआ है, तो उन्होंने कंट्रोलिंग से एक तरीके से शिफ्ट करके इसको फैसिलिटेटिंग में किया है। ठीक है, शिफ्ट फ्रॉम द कंट्रोलिंग टू द मैनेजमेंट हुआ है, काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, लिबरल अप्रोच अडॉप्ट की गई है और जिसमें हमने मैनेज करना सीखा है ट्रांजेक्शन्स का, करंट जो कि मोस्टली फ्री होता है और कैपिटल जो कि रेगुलेटेड होता है।
ठीक है, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले समझा चुकी हूँ। ईजिंग टू द इंटरनेशनल ट्रेड एंड पेमेंट, इंटरनेशनल ट्रेड पेमेंट के लिए ईज हो गया है। क्रिएटेड अ मोर इन्वेस्टर फ्रेंडली इन्वायरमेंट, कि भैया इन्वेस्टर्स ज़्यादा आ सकते हैं, इतना अच्छा इन्वायरमेंट बन चुका है। एम्पावर्स RBI टू क्रिएट रेगुलेशंस फॉर करंट एंड कैपिटल ट्रांजैक्शंस फॉर फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस, जिससे ये सब चीज़ें जो भी हमारे कैपिटल और करंट ट्रांजैक्शंस हैं वो रेगुलेट हो पाए। तो ये सब एम्पावर किया गया RBI को, ठीक है। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट एंड रैशनल क्या था कि फेमा को इंट्रोड्यूस किया जाए, ऐसी क्या ज़रूरत थी। तो देखो, अब हमारा जो एरा है वो लिबरलाइजेशन का है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि आप कंट्रोलिंग नहीं, थोड़ा सा लिबरल होना ज़रूरी है, तभी इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। साथ में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1999, जिसमें हमें LPG मिला था, वो हमें चीज़ मिल गई, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा ये आ जाता है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 में हमारा क्या था, LPG एक तरीके से अब कहते हैं प्रमोट हुआ था, ठीक है। तो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, तो उसकी भी नीड यही है कि हमें सब चीज़ में ध्यान देना पड़ेगा कि जो भी हमारे ये जो भी हमारा ये मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है वो हमारा इतना इफेक्टिव हो कि जो LPG को सपोर्ट कर सके। थर्ड हमारे पास आ जाता है नीड फॉर फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रिजाइम, ठीक है, कि इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि मतलब ये नीड बन गई है हमारी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि जिससे हमारे इन्वेस्टर्स भी जो हैं वो इंडिया की तरफ अट्रैक्टेड हों। फोर्थ हमारा है इट्स आइडिया ऑफ द फैसिलिटेटिंग फॉरेन एक्सचेंज रेदर देन द रिस्ट्रिक्शंस और द कंट्रोल। ये फैसिलिटेट करना चाहता है, उसका सपोर्ट करना चाहता है। कुछ भी अगर इन एंड आउट्स हैं, कुछ भी अगर हम बोल सकते हैं ट्रबल है, तो उसको मैनेज करें रेदर देन कि हम उसे कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट करें कि अरे हमें तो करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें इसे कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब हमें ग्लोबलाइजेशन की तरफ अगर हमें या अपनी इंडियन मार्केट को इतना इंटरनेशनली इंटीग्रेट करना है। तो फिफ्थ हमारे पास आ जाता है कंसिडरिंग द नीड ऑफ द ग्लोबलाइजेशन एंड द एक्सप्लोरिंग ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंडिया। ये मैं आपको ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, ठीक है। रोल इन प्रमोटिंग द स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो क्या रोल है कि स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी, इन सब को अगर हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में अगर हम इसको देखते हैं तो क्या क्या रोल है कि इससे ये डेवलप हो सकते हैं। सो स्टेबिलिटी देखो कैसे कैसे डेवलप हो सकती है, प्रोवाइडिंग द क्लियर रूल्स एंड क्लियर रूल्स फॉर द कैपिटल फ्लोज। जो भी कैपिटल फ्लोज हैं उसका हम क्लियर रूल्स रखें। RBI इसकी जो रेगुलेटरी पावर है उसको इतनी पावर दे दें कि अगर उसको कभी लगता है कि फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करने के लिए उसको इंटरवीन करने की ज़रूरत है तो वो इंटरवीन कर सके। सो ये स्टेबिलिटी है, कुछ भी एकदम से आपको झटके नहीं लगेंगे मार्केट में, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज में इतने एकदम से झटके नहीं लगेंगे। ये स्टेबिलिटी के लिए ये सारे प्रोविजंस हैं कि रूल्स हैं, RBI की इंटरवेंशन अलाउड है, सब चीज़ें हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी के लिए क्या क्या है कि सारे रूल्स और सारे फ्रेमवर्क जो हैं वो एक तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं, ठीक है, पब्लिकली अवेलेबल है। क्लासिफिकेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हो रखी है करंट एंड कैपिटल अकाउंट्स में विद गाइडलाइंस। जो भी गाइडलाइंस हैं उन सबके ध्यान में कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी हमारी होती है सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एफिशिएंट हैं इसको मैनेज करने के लिए। प्रोवाइडिंग द फ्रीडम इन द फॉरेन एक्सचेंज करंट ट्रांजेक्शन डीलिंग्स, एक तरीके से फ्रीडम है कि हम इसे अच्छे से कर सकते हैं जिससे हमारा जो इंडियन मार्केट है वो बूस्टअप होगी। थर्ड है हमारा फोस्टर ग्रोथ ऑफ द इंडियन मार्केट, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। फैसिलिटेट्स इंटीग्रेशन विद इंटरनेशनल स्केल, हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं इंटरनेशनल स्केल के साथ, ठीक है। हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कैप्चर कर सकते हैं अगर हम इसका अच्छे से यूज़ करते हैं, तो ये हमारा एफिशिएंसी इम्पैक्ट होगा। सो मैंने सारा एक तरीके से PYQ ख़त्म कर दिया है। इसमें मैंने हर एक चीज़ को, हर एक कॉन्टेक्स्ट, हर एक जो भी जगह थी जहाँ पे अगर आपको क्या क्या अगर क्वेश्चंस क्या क्या इससे और बन सकते हैं, क्या क्या वर्ड्स लिखने चाहिए, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है। सो आई होप आपको ये पसंद आया हो, और अगर पसंद आया है तो उसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो जो भी आपका मन करे, ठीक है। और अगर कोई और स्पेसिफिक वीडियोस भी आपको चाहिए तो वो भी आप टॉपिक्स वगैरह चीज़ें ये कमेंट्स में कर सकते हैं। डेफिनेटली वो एंटरटेन किए जाएंगे। थैंक यू सो मच।